देखिए अपन इसमें उष्मा के जो प्रकार थे उसके अंतर्गत अपन ने विशिष्ट उष्मा को अपन ने समझ लिया था। विशिष्ट उष्मा को जानने के बाद उसके सारे कॉन्सेप्ट जान लिए। अब अपन बातें करेंगे इसमें गुप्त उष्मा की, यानी कि लेटेंट हीट है क्या। तो देखिए नेक्स्ट जो अपन टॉपिक इसमें पढ़ने जा रहे हैं वो है गुप्त उष्मा। यानी कि लेटेंट हीट, या इसे आप कह सकते हैं हिडन हीट। देखिए गुप्त उष्मा या लेटेंट हीट है क्या। एक सिंपल सी डेफिनेशन अपन ये कह सकते हैं, वह उष्मा जो पदार्थ की अवस्था बिना ताप में परिवर्तन किए चेंज कर दे, यानी पदार्थ की अवस्था को बदल दे लेकिन उसके ताप में परिवर्तन नहीं करे, नियत ताप पर कर दे, वही उष्मा एक्चुअली क्या कहलाएगी, गुप्त उष्मा कहलाएगी। तो अपन सिंपल इसकी डेफिनेशन जो दे सकते हैं वो ये कह सकते हैं, वह उष्मा, वह उष्मा जो पदार्थ की अवस्था, वह उष्मा जो पदार्थ की अवस्था, वह उष्मा जो पदार्थ की अवस्था उसका ताप, जो पदार्थ की अवस्था वह उष्मा जो पदार्थ की अवस्था उसका ताप बढ़ाए बिना परिवर्तित कर दे, उसका ताप बढ़ाए बिना परिवर्तित कर दे, वही क्या कहलाती है, गुप्त उष्मा कहलाती है। सिंपल अपन ने इसके साथ ये मान लो इसकी एक डेफिनेशन दे दी है कि गुप्त उष्मा है क्या, वह उष्मा जो पदार्थ की अवस्था उसका ताप बढ़ाए बिना क्या कर दे, परिवर्तित कर दे, वही उसकी क्या कहलाती है, गुप्त उष्मा कहलाती है। अब देखिएगा गुप्त उष्मा के लिए क्या फॉर्मूला है। अगर पदार्थ को दी गई उष्मा Q ली जाए तो Q इज इक्वल टू होता है ml। यहां पर जो m है वो तो पदार्थ का द्रव्यमान है और L यहां पर क्या है, गुप्त उष्मा है। अब देखिएगा L अगर गुप्त उष्मा है तो अगर इसके अगर आप यहां मात्रक की भी बात करेंगे तो देखिएगा L इज इक्वल टू Q अपॉन में, यानी एकांक द्रव्यमान के पदार्थ की अवस्था, भाई इसको एकांक पढ़ सकते हैं अपन कि आवश्यक अवस्था जो उष्मा, जो आवश्यक उष्मा की मात्रा है वही उसकी क्या है, गुप्त उष्मा है। यह इससे अपन इसके मात्रक की भी बात कर सकते हैं। यह इसका मात्रक बनेगा कैलोरी प्रति ग्राम या किलो कैलोरी किलोग्राम, ये इसका मात्रक बन जाता है। यहां इससे अगर आप परिभाषा देखें तो देखिए क्या परिभाषा बनेगी कि अपन यो कह दें कि यदि m इज इक्वल टू 1 किलोग्राम हो, यदि m इज इक्वल टू 1 किलोग्राम तो बताइएगा L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q रह जाएगा, अर्थात इकाई द्रव्यमान के पदार्थ की अवस्था परिवर्तन हेतु आवश्यक उष्मा, अर्थात इकाई द्रव्यमान के पदार्थ के अवस्था परिवर्तन हेतु आवश्यक उष्मा गुप्त उष्मा कहलाती है। ये अगर इकाई द्रव्यमान की आ चुकी है तो जो द्रव्यमान दे रखा है उसको इससे गुणा कर दीजिएगा, Q इजिकल टू ml फॉर्मूला बन गया, मात्रा भी अपन ने बना लिया। अब ये जो गुप्त उष्मा है ये दो तरह की है अपने पास। नंबर ए जो अपन चार्ट के रूप में पहले पढ़ चुके हैं, गलन की गुप्त उष्मा, गलन की गुप्त उष्मा, या इसे आप कह दीजिएगा लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग।
लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग, या अपन यहां इसके साथ साथ ही पढ़ते हैं वो है संगलन की गुप्त उष्मा। संगलन की गुप्त उष्मा यानी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब देखिएगा, इससे रिप्रेजेंट आप करेंगे एल एफ से। तो ये है क्या, अगर आप इस फॉर्मूले से देखें तो देखिए आपके पास ये एल एफ इजिकल टू क्यू अपॉन में एम ही तो बन रहा है। यानी आप इसमें क्या कह सकते हैं कि नियत ताप पर 1 किलोग्राम ठोस को, भाई गलने का मतलब क्या है, जैसे बर्फ पिघलेगी तो बर्फ पिघले किसमें बदलेगी, पानी में। यानी ठोस किस अवस्था में चेंज हो रहा है, द्रव अवस्था में। और ये परिवर्तन कहां होता है, नियत ताप पर होता है। ताप वाला शब्द आवश्यक है, मैं सबसे पहले परिभाषा में ये पॉइंट आपको बताया है, वह उष्मा जो पदार्थ की अवस्था उसका ताप बढ़ाए बिना परिवर्तित कर दे। एक सिंपल डेफिनेशन ये दी है। फिर अपने फॉर्मूले दे दी कि इकाई द्रव्यमान के पदार्थ की अवस्था परिवर्तन हेतु आवश्यक उष्मा क्या है, गुप्त उष्मा कहलाती है। तो यहां पर भी अब इसकी एक परिभाषा बन जाएगी कि गलन की गुप्त उष्मा होती क्या है। इसमें आप डेफिनेशन दे सकते हैं कि नियत ताप पर, नियत ताप पर, नियत ताप पर, इसके अकॉर्डिंग अगर डेफिनेशन दें तो देखो, नियत ताप पर 1 किलोग्राम ठोस को द्रव में परिवर्तित करने हेतु, नियत ताप पर 1 किलोग्राम ठोस को द्रव में, नियत ताप पर 1 किलोग्राम ठोस को, यहां पर भी ध्यान रखें इकाई द्रव्यमान के पदार्थ की अवस्था परिवर्तन हेतु आवश्यक उष्मा गुप्त उष्मा। लेकिन किस पर, नियत ताप पर। आप कह सकते हैं इकाई द्रव्यमान के पदार्थ की अवस्था परिवर्तन हेतु आवश्यक उष्मा किस पर, नियत ताप पर गुप्त उष्मा कहलाती है। तो यही अपन ये लिख रहे हैं कि नियत ताप पर 1 किलोग्राम ठोस को द्रव में परिवर्तित करने हेतु आवश्यक उष्मा, एक नियत ताप पर 1 किलोग्राम ठोस को द्रव में परिवर्तित करने हेतु आवश्यक उष्मा, यही क्या कहलाएगी, गलन की गुप्त उष्मा कहलाएगी। आप इसे फॉर्मूले से भी ले सकते हैं, m की वैल्यू 1 ले लेंगे तो ये कितनी हो जाएगी, एल एफ इजिकल टू क्यू हो जाएगा। अब देखो, अगर अपन इसकी बात करें फॉर आइस, अगर बर्फ के लिए बात करें तो बर्फ के गलन की गुप्त उष्मा एल एफ, इसकी वैल्यू याद रखिएगा, ये होती है 80 कैलोरी पर ग्राम, या इसे ही आप कह सकते हैं 80 किलो कैलोरी पर किलोग्राम, या इसे अगर आप जूल के रूप में चेंज करना चाहें तो आप चेंज कर देंगे तो ये आ जाएगी वैल्यू आपके पास 3.36 इंटू 10⁵ जूल। देखो चेंज करना आपको बताया जा चुका है कि 1 कैलोरी में कितना जूल होता है, 1 जूल के अंदर कितना कैलोरी होता है, आप उस आधार पर इनको रूपांतरित कर सकते हैं अपॉन में किलोग्राम। ये लो, जैसे यहाँ के बजाय यहाँ लिखेंगे अपन जूल पर किलोग्राम। ये अपने पास आ गई है बर्फ के गलन की गुप्त उष्मा, यही कह सकते हैं लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग। तो देखिए अपन ने जो टॉपिक स्टार्ट किया वो क्या है, गुप्त उष्मा, लेटेंट हीट या हिडन हीट। वह उष्मा जो पदार्थ की अवस्था उसका ताप बढ़ाए बिना परिवर्तित कर दे, वही क्या कहलाती है, उसी गुप्त उष्मा कहलाती है। इसके लिए फॉर्मूला यह है Q इजिकल टू एम एल, एम द्रव्यमान है, एल क्या है, उसके लिए गुप्त उष्मा, यानी गुप्त उष्मा एल इजिकल टू क्यू अपॉन में एम। तो कैलोरी पर ग्राम या किलो कैलोरी पर किलोग्राम इसका मात्रक बन चुका है, यूनिट बना लिया अपन ने। यदि कैपिटल एम इजिकल टू 1 किलोग्राम हो तो देखिएगा एल इजिकल टू क्यू आ गया, अर्थात इकाई द्रव्यमान के पदार्थ की अवस्था परिवर्तन हेतु आवश्यक उष्मा ही क्या है, गुप्त उष्मा कहलाती है।
अब इसमें भी नंबर ए जो अपन ले रहे हैं वो है गलन की गुप्त उष्मा, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग या संगलन की गुप्त उष्मा। वैसे दोनों अलग अलग हैं, परंतु इनके मान एक ही होने की वजह से इसे मैंने एक साथ ही कर दिया अथवा करके। आप अगर ये लिखेंगे या ये लिखेंगे तो गलत नहीं होगा। इसलिए गलत नहीं होगा क्योंकि दोनों का मान क्या होता है, इक्वल होता है। संगलन की गुप्त उष्मा हो अथवा गलन की गुप्त उष्मा हो, इनकी वैल्यू सेम होती है। तो देखिएगा, नियत ताप पर 1 किलोग्राम ठोस को द्रव में परिवर्तित करने हेतु आवश्यक उष्मा क्या कहलाएगी, गलन की गुप्त उष्मा कहलाएगी। बर्फ के लिए इसका मान 80 कैलोरी पर ग्राम होता है, जिसे कि जूल पर किलोग्राम में इस प्रकार लिखा जा सकता है। इसे आप नोट कीजिएगा एक बार। फिर इसके बाद अपन इसी में बात करते हैं वाष्पन की गुप्त उष्मा की। अब देखिएगा, नंबर ए के बाद है नंबर बी, वो है वाष्पन की गुप्त उष्मा। वाष्पन की गुप्त उष्मा या लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, या इसी को अगर अपन जल के संदर्भ में ले, तो ये तो किसी भी पदार्थ के संदर्भ में होगी। अगर इसे जल के संदर्भ में लें तो आप इसे कह सकते हैं लेटेंट हीट ऑफ स्टीम, यानी भाप की गुप्त उष्मा। भाप की गुप्त उष्मा, यानी कि लेटेंट हीट ऑफ स्टीम, भाप की गुप्त उष्मा। इसे रिप्रेजेंट करेंगे अपन एलवी से। अब देखिएगा वही तरीका जो अपने पास फॉर्मूला था। क्या फॉर्मूला आएगा, एलवी इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एम, यानी कि 1 किलोग्राम जल को यानी द्रव को किसमें चेंज कर दिया जाए, वाष्प में। तो आप सिंपल डेफिनेशन दे सकते हैं कि नियत ताप पर नियत ताप पर 1 किलोग्राम द्रव को नियत ताप पर 1 किलोग्राम द्रव को वाष्प में परिवर्तित करने हेतु, द्रव को वाष्प में परिवर्तित करने हेतु, नियत ताप पर 1 किलोग्राम द्रव को वाष्प में परिवर्तित करने हेतु आवश्यक उष्मा वाष्पन की गुप्त उष्मा कहलाती है। ये लीजिए, ये अपन एक सिंपल इसकी डेफिनेशन यहां लिख दी है। अब इस वाष्पन की जो गुप्त उष्मा है, इसका जो मान है जल के लिए, ये होता है अप्रोक्स 536। देखो 536 कैलोरी, इससे देखो मात्रक कैलोरी पर ग्राम होता है, लेकिन कहीं कहीं ये हो सकता है आपको 540 मिले। गणितीय सुविधा के लिए इसको लगभग 540 मान लेते हैं ताकि मैथमेटिकली कैलकुलेशन आसान हो जाए। जैसे गुरुत्वीय त्वरण है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन की सुविधा के लिए कई बार अपन इसे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी ले लेते हैं। ठीक उसी प्रकार इसको भी 536 के स्थान पर लगभग 540 कैलोरी पर ग्राम
या 540 किलो कैलोरी पर किलोग्राम भी ले लिया जाता है। अब यहां आप देखिएगा कि वाष्प जो बर्फ के गलन की गुप्त उष्मा थी वो थी 80 कैलोरी पर ग्राम, जबकि यह है 536 कैलोरी पर ग्राम। इसका मतलब ये हुआ कि ये उसकी तुलना में बहुत ज्यादा है, लगभग ये 7 गुनी हो गई। आप 536 को अगर 80 से डिवाइड करेंगे तो लगभग आपके पास 7 आएगा। तो अपन ये कह सकते हैं कि पहला क्वेश्चन तो यही बन गया कि LV इज ग्रेटर देन क्या होता है, LF होता है। और कितना अधिक है वो अपन नोट कर लेते हैं कि देखो जल की ही अपन बात करें, जल जो कि किस फॉर्म में हो, बर्फ के गलन की गुप्त उष्मा, बर्फ के गलन की गुप्त उष्मा, बर्फ के गलन की गुप्त उष्मा, गुप्त उष्मा उसके यूं कह सकते हैं गुप्त उष्मा की तुलना में, बर्फ के गलन की गुप्त उष्मा की तुलना में, बर्फ के गलन की गुप्त उष्मा की तुलना में उसके वाष्पन की गुप्त उष्मा की तुलना में, उसके वाष्पन की गुप्त उष्मा, उसके वाष्पन की गुप्त उष्मा, वाष्पन गुप्त उष्मा लगभग 7 गुनी अधिक होती है। गुप्त उष्मा लगभग 7 गुनी अधिक होती है। ये लो, तो यहां अपन ने जो उष्मा थे उसके जो टाइप्स थे वो अपन ने जान लिए हैं। विशिष्ट उष्मा अपन ने कंप्लीट कर लिया है, गुप्त उष्मा भी अपन ने कंप्लीट कर लिया है। अब गुप्त उष्मा का दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, क्या महत्व है, कहां कहां इसमें आता है। जैसे कि एक अगर 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबला हुआ है और 100 डिग्री सेल्सियस की भाप है, तो 100 डिग्री सेल्सियस के पानी की अपेक्षा 100 डिग्री सेल्सियस की भाप अधिक जलन उत्पन्न करती है। क्यों उत्पन्न करती है, ये सारे कारण अपन जानेंगे। एक बार आप इसे नोट कीजिएगा।